अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम गुज़िश्ता लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी के तसलसल आज मैं आपको सिखाऊंगा। यानी उसमें मैंने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद बनाई थी। आज उस बुनियाद को मज़ीद पक्का करने का लेक्चर है। आज के उन्वान में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुख्तलिफ़ फार्मूलों से ज़ाहिर करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से फार्मूले हो सकते हैं और आपने उनको कौन कौन से फार्मूले किस तरह से देने हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज आपको वाकई ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में लेके चलते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, इससे कबल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत तफसील में पढ़ के आ चुके हैं और आपकी बुनियाद बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले एल्केन्स करवाए। अब हमें पता चल चुका है कि एल्केन्स के 10 मेंबर्स हमारी किताब के अंदर हैं और बार बार उनका तस्करा होना है और मैंने आपको सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं 10 मेंबर्स के ज़रिए सिखानी है। तो आज उसका हम पहला मज़हर और पहली मिसाल देखते हैं कि किस तरह मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी एल्केन्स से सिखानी है। आज जो हमने गुज़िश्ता ही लेक्चर पढ़ा जिसमें एल्केन्स को पढ़ा, आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एल्केन्स को किस तरह के फॉर्मूले दिए जा सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एल्केन्स को बुनियाद बना के जिस चीज़ को हमने सीखा है हम आगे दीगर कंपाउंड्स के लिए उस नॉलेज को और उस इल्म को किस तरीके से लागू कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन 4 अहम फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारी इस किताब के अंदर मौजूद हैं। आप उनमें से किसी भी फॉर्मूले के ज़रिए इसको लिख सकते हैं। पहले फॉर्मूले की तरफ हम आएंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद है ऐसा फार्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की कुल तादाद दिखा दे। यानी बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होगा कि जब ये आपके सामने लिखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं और कितनी तादाद में मौजूद है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें 2 बातें पता चलेंगी। पहली बात, एटम्स की तादाद, हमें पता चल जाएगा कि एटम्स की तादाद उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी है। दूसरी बात हमें क्या पता चलेगा अजीज तलबा व तालिबात, दूसरी बात हमें पता चलेगा एटम्स की या एलिमेंट्स की नेचर या एलिमेंट्स की या एटम्स की शनाख्त हो जाएगी। मैं अभी आपको मिसाल से साबित करता हूं, लेकिन इससे कबल ही हम जो लेक्चर पढ़कर आए हैं जिसमें हमने एल्केन्स को पढ़ा है तो उसमें सारे ही मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले बताए हैं और आप देखें कि उस फार्मूले के ज़रिए आपको ये पता चल जाता है कि कितने कितने एटम्स और किस किस एलिमेंट के एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 2 मिसालों को आपके साथ लेके चलूँगा। मिसाल नंबर 1 होगी ब्यूटेन की और दूसरी मिसाल होगी पेंटेन की। अजीज तलबा तालिबात, याद रखिएगा, मैं आपको 2 मिसालों के ज़रिए ही ये पूरा के पूरा उन्वान समझाऊंगा। इन्हीं दोनों मिसालों में मैंने यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाना हो या अगले 3 फार्मूले समझाने हो, मैं आपको यही 2 कंपाउंड्स की मिसालें दूंगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे,
आप लोग बाकी किसी कंपाउंड के ऊपर इसी चीज़ को, इसी इल्म को जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको लागू करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ब्यूटेन के पास आते हैं तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, और ये भी हम इसे गुज़िश्ता ही लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और वो हमें बता देता है कि किस तरह किसी भी मेंबर का एग्जैक्ट, सही और दुरुस्त आपने फॉर्मूला निकालना है। इसी तरह पेंटेन है तो पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12, तो C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला है, C5H12 किसका फॉर्मूला है? पेंटेन। अब जब आप इस फॉर्मूले को देखते हैं बच्चों तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कार्बन के 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। चूंकि ये फॉर्मूला ना सिर्फ हमें टोटल कुल मिकदार में एटम्स बता रहा है कि कितने हैं, बल्कि साथ ही साथ हमें यह भी बता रहा है कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स उसके अंदर मौजूद है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो ये 14 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है और ये 17 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है, और देखा जाए तकसीम करके तो इसमें 4 कार्बन एटम है, 10 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 5 कार्बन एटम और 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो अगर हम सिर्फ इसकी तफसील ले लें, अगर हम सिर्फ इसकी तफसील ले लें तो हम ये तफसील यहां से निकाल सकते हैं कि इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी पेंटेन के मॉलिक्यूल में पांच कार्बन जबकि 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो कुल एटम अगर हम देखें दोनों को मिला के तो वो हमारे बन जाते हैं 17। तो 12 हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसका एक और फायदा पता है क्या है बच्चों? ये फॉर्मूला अगर आपके सामने लिखा हो तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप देखिए कि इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? 5। तो चूंकि कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है तो हम 12 को 5 से ज़र्ब देंगे, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो चूंकि उसके 12 एटम्स हैं तो 12 जो एटम्स होंगे वो 12 ही होंगे। इस तरह अगर हम देखें तो 12 को जब 5 से हम ज़र्ब देते हैं तो ये बन जाता है 60, और 12 जब उसमें हम शामिल करते हैं तो ये बन जाता है 72 ग्राम पर मोल। तो आप उसका मोलर मास भी निकाल रहे हो। साबित हुआ कि अगर हमारे सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हो तो चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की कुल तादाद बता देता है, तो जब हम उन तमाम एटम्स के मैसेस को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल मैस आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस। तो ये इसके 3-4 फायदे मैंने आपको बता दिए हैं। पहले नंबर पे टोटल एटम्स की तादाद पता चल जाएगी, कुल एटम्स कितने हैं, किस एलिमेंट के एटम्स कितने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, साथ ही साथ हम उसका कुल मास भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास है पहला फॉर्मूला जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगला फॉर्मूला हम की तरफ आते हैं, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे दिया जा सकता है। आपसे कहा जाता है कि ब्यूटेन और पेंटेन है, चलें जी दोनों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दें। तो सबसे पहले ये समझिए कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता क्या है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो कार्बन, यानी कार्बन्स और हाइड्रोजन, जाहिर है जो उसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, एटम्स की बॉन्डिंग दिखा देता है। यानी इसमें हमें यह पता चल जाएगा कि बॉन्डिंग कहां कहां पर हुई हुई है, बॉन्डिंग किस किस एंगल के ऊपर हुई हुई है, और ये हमें मुकम्मल तौर पे उस मॉलिक्यूल की क्या दिखा देगा, साख्त दिखा देगा। तो ये फॉर्मूला हमें बॉन्डिंग दिखाता है। मिसाल के तौर पे अब ये बॉन्डिंग कैसे दिखाता है, इसको दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक कानून लिखूंगा। आपने उस कानून को जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना अपने दिमाग में बिठा के रखना है। वो कानून क्या है? वो कानून है कार्बन
का एटम टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन का एटम टेट्रावेलेंट होता है। ये रूल, ये कानून दिमाग में बिठा लीजिए। टेट्रावेलेंट से क्या मुराद है बच्चों? टेट्रावेलेंट का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब होता है चार, और वेलेंट का मतलब होता है वेलेंसी। इसका मतलब है कार्बन के एटम की वेलेंसी 4 होती है। ये बात अभी से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और ये बात समझाने के लिए मैं सिर्फ यहां पर आपको कार्बन के एटम की साख्त बना देता हूं। अब आप खुद फैसला कर लीजिएगा। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 6, पहले शेल में आते हैं 2 और उसके बाद आते हैं 4। अच्छा, जब आप इसकी साख्त बनाओगे तो ये रहा कार्बन। मैं पहला शेल नहीं दिखा रहा क्योंकि आपको भी पता है कि पहले शेल में बॉन्डिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो मैं दूसरा शेल दिखा रहा हूं। तो हम देखते हैं कि दूसरे शेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि ये ऑक्टेट रूल मुकम्मल कर ले और अपना शेल जो है वो भी उसका मुकम्मल हो जाए। तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया कि कार्बन का एटम टेट्रावेलेंट होता है। मतलब जब कभी भी आप उसकी साख्त बनाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल की, आपने ये बात दिमाग में रखनी है बच्चों के कार्बन के बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। आपने कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने हैं और आपका स्ट्रक्चर जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं ब्यूटेन की। तो चले ब्यूटेन को देखिए। अब हम एक से दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तो पहले मरहले में हमने पढ़ा कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। अब बच्चों आप इसकी साख्त कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखा करते हैं उसमें कार्बन कितने हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि उसमें कार्बन 4 है। दूसरी बात, उसके नाम के एंड पे क्या लगा हुआ है? एन। एन का मतलब है ये कौन हुआ? एल्केन। और गुज़िश्ता ही लेक्चर में पढ़ा कर आया हूं कि एल्केन्स में सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। आपने क्या करना है बच्चों? 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन की एक चेन बना देनी है और उन सब के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लगा देना है। 4 कार्बन हो गए, दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ गया। अब हमने हाइड्रोजन के मिकदार पूरी करनी है, लेकिन उसके लिए कानून क्या है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4। हमने कार्बन को 4 बॉन्ड्स ही देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने। तो गौर कीजिए, इस कार्बन का एक बॉन्ड पहले से बन चुका है। तो चूंकि एक बॉन्ड बन चुका है, इसका मतलब है ये 3 बॉन्ड्स और बना सकता है। तो बेटा मैं इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा, 1 2 3। इस तरह से इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। गौर से देखिएगा, 1 2 3 4। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी भी पूरी हो गई और आपने इसके साथ 3 हाइड्रोजन आसानी से लगा दिए। अगले कार्बन पर आइए, देखते हैं कि इस कार्बन के पहले कितने बॉन्ड बने हुए हैं और अब हमने हाइड्रोजन कितने लगाने हैं। तो इस कार्बन के हमें नजर आ रहा है कि एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, तो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं। इसका मतलब है 2 वैलेंसी इसकी पहले ही मुकम्मल है। हम बस 4 पूरी करेंगे। हम 1 हाइड्रोजन यहां लगाएंगे और 1 हाइड्रोजन यहां लगाएंगे। इसी तरह ये रहा कार्बन, इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके साथ भी हम 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां लगाएंगे। और ये कार्बन जो कि एंड पे है चेन के, इसके साथ सिर्फ 1 बॉन्ड बन चुका है, लिहाजा इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन एटम्स लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, क्या ये ठीक है? कार्बन को, सबसे पहले कार्बन को गिने, 1 2 3 4। C4 हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 का स्ट्रक्चर, उसकी साख्त आपके सामने। तो ये जो मैंने आपको कानून बताया ना कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, वो कानून दिमाग में बिठा लें जब कभी भी आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर या उसकी साख्त बनानी है। चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ, जो कि है पेंटेन। हम पहले मरहले में पेंटेन का फॉर्मूला पढ़कर आए हैं C5H12। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? C5 का मतलब है 5 कार्बन, और पेंटेन एंड पे एन का मतलब है एल्केन। तो 5 कार्बन बनाओ और दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगा दो। तो बच्चों ये हमने 5 कार्बन की एक चेन बना दी, और उस 5 कार्बन के अंदर हमने क्या लगा दिए? सिंगल बॉन्ड लगा दिए। और जब हमने इसके सिंगल बॉन्ड लगाए हैं, ठीक है, अब हमारे पास अगला कानून क्या है? हाइड्रोजन लगाने। और हाइड्रोजन को लगाने के लिए कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो चूंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। इस कार्बन ने चूंकि 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। इसने भी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। इसने भी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। जबकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा। अब देखते हैं कि क्या ये मामला दुरुस्त है या नहीं है। तो सबसे पहले कार्बन को आप उसकी गिनती शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन हो गए, C5। हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12 का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ना, ये मैंने आप देखिए बिल्कुल सीधी चेन बनाई हुई है। तो जो बिल्कुल सीधी चेन बनी होती है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना हुआ है। कभी कभार स्ट्रेट चेन रहती नहीं है, बल्कि वो ब्रांच हो जाती है। ब्रांच कैसे होती है, जरा गौर से देखिएगा। मैं पेंटेन की ही एक और शक्ल आपके सामने बनाने लगा हूं। गौर से देखिएगा अजीज तुलबा तालिबात, कि ये रहा 1 कार्बन, 2 3 4। तो ये मैंने 4 कार्बन आपके सामने बना दिए। अब बच्चे सोचेंगे कि सर पेंटेन में तो 5 कार्बन होते हैं, तो वो 5वां कार्बन मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, इस 5वें कार्बन को मैंने यहां बना दिया। अब आप जरा गौर कीजिए, क्या ये चेन बिल्कुल सीधी है? नहीं, ये चेन बिल्कुल सीधी नहीं, क्योंकि चेन अगर सीधी होती तो वो यूं शुरू होती, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सीधी जा रही है। इसमें क्या हुआ कि चेन, अगर मैं यहां से देखूं, ये चेन सीधी जा रही थी, लेकिन नीचे की तरफ एक क्या बन गई है? ब्रांच। अब बच्चे यहां सोचते हैं, वो कहते हैं कि सर इसकी दफा क्या कोई रूल चेंज हो जाएगा, क्या कोई कानून चेंज हो जाएगा? तो कानून इसकी दफा चेंज नहीं होगा। आपने काम वही करना है जो मैं बता कर आया। गौर कीजिए, हर कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। बस अब आपका काम है हाइड्रोजन लगाएं, और हाइड्रोजन लगाने के लिए कार्बन की टेट्रावेलेंसी पे गौर कीजिएगा। अब मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा। चार बॉन्ड पूरे। अब जरा गौर कीजिएगा, इस कार्बन, अजीज तुलबा तालिबात, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं। तो इसके साथ मैं सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगाऊंगा। इस पर आते हैं, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 और 2, तो इसके साथ मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा। इसका सिर्फ 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इस कार्बन का क्या होगा, ये कार्बन कहां पर गया? तो इस कार्बन के साथ भी हम हाइड्रोजन लगाएंगे ना, टेट्रावेलेंट पूरा करेंगे। देखिए इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बना रखा है, तो इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन एटम्स लगा दूंगा।
तो बच्चों आप ज़रा गौर कीजिए, आप इसमें कार्बन को भी गिन लीजिए, आप इसमें हाइड्रोजन को भी गिन लीजिए, आपको पता चलेगा कि दोनों के अंदर ही कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की मिकदार क्या है, बराबर है तीनों के अंदर। तो ये ब्यूटेन का हो गया और ये पेंटेन का एक स्ट्रक्चर और ये पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर। बस फ़र्क क्या है कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। इसमें चेन बिल्कुल सीधी जा रही है, जबकि इसमें नीचे की तरफ क्या बन चुकी है, एक ब्रांच बन चुकी है। तो जब कभी भी आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, चाहे वो एल्केन है या एल्कीन है या अल्काइन है या कोई और दीगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो उनका स्ट्रक्चर बनाते वक्त ये फॉर्मूला, ये कानून अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने सबसे पहले कार्बन्स बनाने, उनके दरमियान जो भी बॉन्ड होगा वो लगाना। जैसे एल्केन्स हम पढ़ रहे हैं तो हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, और फिर कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करने की खातिर उसके साथ जितने जितने हाइड्रोजन लगते हैं वो लगा देने हैं। इस तरह ये फॉर्मूला जो आपके सामने आ गया है, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम आते हैं अगले फॉर्मूले पे, जिसका नाम है कंडेंस्ड फॉर्मूला। अजीज तुलबा और तालिबात याद रखिएगा, इसको कंप्रेस्ड फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं, इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला भी कहते हैं और इसको कंप्रेस्ड फॉर्मूला भी कहते हैं। इसकी तारीफ क्या बनेगी? ऐसा फॉर्मूला जो कंपाउंड के अंदर, यानी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के ग्रुप दिखा देता है। यानी ये एटम्स के ग्रुप्स दिखाता है कि एटम कहां पर ग्रुप की सूरत में आके जुड़े हुए हैं। अब ये ग्रुप बनते कैसे हैं? ये ग्रुप वैसे तो आपको पता है एटम्स अलग अलग ही जुड़ते हैं, उनके दरमियान फासला भी होता है, क्योंकि जाहिर है वो करीब आके बिल्कुल करीब नहीं आ सकते, उनमें रिपल्शन होती है। तो फिर ये एटम्स ग्रुप कैसे बना लेते हैं, हमने इस चीज़ को देखना है। ये एटम्स का कोई ओरिजिनल, कोई सही सलामत जेन्युइन किस्म का ग्रुप नहीं है। ये एटम्स का वो ग्रुप है जो हमने अपनी आसानी के लिए, ये बिखरे हुए एटम्स थे, हमने उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना के उसको लिख दिया। यानी ये क्या है? ये सिर्फ हमारा एक आसानी है जिसके ज़रिए हम एटम्स को लिख रहे हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको। आप देखिए अजीज़ तलबा व तालिबात कि अगर मैं इतने हिस्से को आपस में मिला लूँ, ये देखिए, चूँकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा ही है ना। एक कार्बन ने कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 3, ये एक यूनिट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस सूरत में लिख दूंगा CH3। क्यों? क्योंकि एक कार्बन है और उसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, मैंने लिख दिया CH3। अब ये CH3 आगे से एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया आगे एक बॉन्ड। गौर कीजिए कि इस हिस्से को मैं लिख सकता हूं CH2। तो ये मैं लिख देता हूं CH2, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और दो क्या है? हाइड्रोजन। इसी तरह अजीज तलबा तालिबात, जब मैं अगले वाले को लिखूंगा तो वो भी क्या होगा? CH2। तो एक बॉन्ड फिर मैं आगे बनाऊंगा, ये बन जाएगा CH2, और फिर एंड पे देखिएगा कि दोबारा से ये वाला ग्रुप आ रहा है जिसको हम कहते हैं CH3। तो अगर आप इसमें गिन भी लेते हैं, गिनती भी कर लेते हैं एटम्स की तादाद की, तो ये ब्यूटेन ही बन रहा है, ये और कोई नहीं बनेगा। आप गिनती करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये C4H10 है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन, तो C4H10 हो गया। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो कैसे? वो यूं लिखा जा सकता है कि CH3 आ गया शुरू वाला। अच्छा अब देखिएगा, ये रहा CH2, दो CH2 है, तो क्यों ना मैं दोनों CH2 मिला के
ब्रैकेट में 2 लगा दूं, तो मैंने कॉमन ले लिया, जिसको आप मैथ में कहते हैं कॉमन ले लिया, तो ये आगे फिर क्या लग जाएगा, CH3। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज़ भी बिल्कुल ठीक है। अजीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा ये आपके कोर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, यानी फॉर्मूला ज़्यादातर इस हालत में आपकी किताब के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ आपकी किताब में नहीं, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस फॉर्मूले के ऊपर हमारा ध्यान जाता है या हम उसको लिखते हैं वो कंडेंस्ड फार्मूला ही होता है, वो हम इसी हालत में लिखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इसका मतलब है कि जब कभी भी हमें कंडेंस्ड फार्मूला करना है तो क्या हमें पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना पड़ेगा, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के फिर हम इस तरह ग्रुप बना के करेंगे, सर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतने लंबे चौड़े काम में पढ़ें, बस ये मैंने कानून बता दिया हुआ है ना आपको, ये कानून आप ज़हन में रखें। जैसे कि अगला मैं आपको बता रहा हूँ पेंटेन, तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कह दिया गया कि जनाब पेंटेन का कंडेंस्ड फार्मूला लिखिए। अब पेंटेन का फार्मूला है C5H12। मैं आपको इसकी आसान तरीन तरीका बताता हूँ बच्चों। आप 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बना दो, 1 2 3 4 5। यही काम आपने वहां पे किया था, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ। अब आपने देखना है कि कितने कितने बॉन्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। देखिए इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो इसके साथ आप हाइड्रोजन कितनी लगाएंगे, 3। मैं लगा देता हूं 3 हाइड्रोजन इसके साथ। अब बच्चे सोचेंगे सर यहां आपने लिखा है CH3 और यहां आपने लिखा है H3C, तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। CH3 लिखेंगे तो भी दुरुस्त है, H3C लिखेंगे तो भी दुरुस्त है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मुख्तलिफ एग्जाम्पलों के ज़रिए, मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए मैं आपको जितने भी कवानीन वहाँ पे लग रहे हैं ना साथ साथ समझाता जाऊँ। तो आप CH3 भी लिख सकते हैं, आप इसको H3C भी लिख सकते हैं। आइए इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2 हाइड्रोजन। इसके भी 2 बॉन्ड, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। इसके भी 2 बॉन्ड, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। इसका एक बॉन्ड पहले से है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन। और दूसरी हालत में कैसे लिखेंगे आप, ये रहा CH3 शुरू में, तो CH2 कितने कॉमन है, 1 2 3, तो हम करेंगे CH2 ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे 3 और आगे लगाएंगे CH3। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये है कंडेंस्ड फार्मूला और यही आपके किताब में ज़्यादातर जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। अब अगर हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला निकाल लें तो मसला ही नहीं है। आप देखिए कि इसकी चेन आपने कैसे बनाई है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही बनाई है ना आपने ये चेन। अब इसके साथ देखिए इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, तो इसके साथ आप लगा दें 3 हाइड्रोजन। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके साथ हाइड्रोजन 1, 4 बॉन्ड पूरे। इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ हाइड्रोजन 3 और इसके साथ हाइड्रोजन 2 और इसके साथ हाइड्रोजन 3। साबित हुआ कि कंडेंस्ड फार्मूला बनाना भी मुश्किल नहीं है, बस वो कानून जहन में रखें कि कार्बन की चेन बनाएं, दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगाएं सारे के सारे, और हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन लगाने के लिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, दिमाग में ले आइए। तो चूंकि ये फार्मूला हमें दिखा रहा है कि एटम्स किस तरह ग्रो की सूरत में हम लिख के अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, ग्रुप दिखा देता है एटम्स के, इसीलिए इस फार्मूले का नाम है कंडेंस्ड फार्मूला या कंप्रेस्ड फार्मूला। और इसको ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फार्मूले को ही सुकेड़ दिया गया है, सुकड़ गया ना वो, तो ये कंडेंस्ड हो गया या कंप्रेस हो गया कि इसी ग्रुप को हमने CH3 की सूरत में लिख दिया। तो ये फार्मूला है कंडेंस्ड फार्मूला। अब आते हैं चौथे फार्मूले की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले का दूसरा नाम है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा, इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्यों कहा जाता है, ये बात आप नहम क्लास में पढ़ के आ चुके हैं
और इसमें होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा फॉर्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा फॉर्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाए, कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाए या दिखा दे, उसको हम कहते हैं कि जनाब वो है इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बच्चों आप नहम क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि जब कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस कोवलेंट बॉन्ड को हम दिखाते हैं एक डॉट से और एक क्रॉस से। याद कीजिए आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा था, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जब इश्तराक करके बॉन्ड बनाते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन को डॉट के जरिए और एक को किसके जरिए, क्रॉस के जरिए दिखाते हैं। यानी अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड मैं आपको दिखाना चाहूं, हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है, ये देखिए हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूं और मैं इसको यू भी लिख सकता हूं। ये बात याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात कि जब कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से और दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। तो अब आपका काम क्या होगा, जहां जहां बॉन्ड बने हुए हैं वहां वहां पर हमने सिर्फ क्या कर देना है, क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट और क्रॉस की सूरत में दिखा देना है। जैसे कि मैं आपके सामने ब्यूटेन लिखने लगा हूं, ब्यूटेन ही शुरू से चल रहा है, तो ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला है C4H10। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन बन गए। अब आपका काम क्या है, ये देखिए कार्बन की साख्त देख के हमें पता चलता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में, आखिरी शेल में। लिहाजा मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले कार्बन के साथ डॉट लगा के बना देता हूं, अगले कार्बन के साथ मैं 4 क्रॉस लगा देता हूं। अब याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात कि इसमें कोई खास किस्म का कानून नहीं है कि आपने किसको डॉट लगाना है और किसको क्रॉस लगाना है, इसमें कोई खास किस्म का कानून नहीं है। तो हम एक डॉट और एक क्रॉस वाला एटम दिखाते जाएंगे। अब देखिए ये कार्बन के तो पूरे हो गए, ये आपको बता रहा है, जरा गौर कीजिएगा, ये आपको बता रहा है कि यहां पर भी एक बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर भी एक बॉन्ड बना हुआ है। आपने ये बनाना नहीं जो लाइन में नीचे लगा रही है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं कि एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, एक यहां बना हुआ है और एक यहां बना हुआ है, 4 कार्बन पूरे हो गए। आप देखिए कि यहां पर भी 4 कार्बन के दरमियान 1 2 3 ही बॉन्ड थे, यहां भी 4 कार्बन के दरमियान 1 2 और 3 ही बॉन्ड थे, तो यहां पर भी 4 कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड बन गए। अब आपने ये करना है कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए ना, जाहिर है पहले वाले के साथ 3 होते हैं, तो आप इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। अगले वाले के साथ 2 हाइड्रोजन है, वो क्रॉस वाला है, तो उसके साथ डॉट बना के 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। आगे 2 क्रॉस लगा के 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और एंड पे 3 डॉट लगाकर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरह से ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला और डॉट और क्रॉस फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब अगर हम पेंटेन का भी बनाए तो मैंने आपको कानून बता दिया है, तो जब कानून बता दिया जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझ आ जाती हैं। तो 5 कार्बन बनाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5, एक में डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस और एंड पे डॉट। अब पेंटेन में पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 लगेंगे,
यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 लगेंगे, और एंड पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को लगा दिया जाएगा। तो बच्चों इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी दे लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे पेंटेन है, तो उस पेंटेन का एक होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, जहां से हमने आगाज किया, मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया, स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही कंडेंस्ड फार्मूला बनाया, और एंड पे हमने इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी सीख लिया कि वो क्या होता है। अजीज तुलबा तालिबात, यहाँ पे आप एक और फार्मूला भी इसका निकाल सकते हैं जिसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन चूंकि एम्पिरिकल फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का एक जैसा हो जाता है, इसलिए हम एम्पिरिकल फार्मूले की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो आपके कोर्स में, आपकी किताब में ये 4 फार्मूले समझाए थे जिनका मैंने बड़ी तफसील से आपको समझा दिया है। अब आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने कोई से 2 कंपाउंड्स, हम इससे पहले एल्केन्स पढ़कर आए हैं ना, तो एल्केन्स में से कोई से 2 कंपाउंड्स अपनी मर्जी के निकालें। हेक्सेन निकाल लें, ऑक्टेन निकाल लें, अपनी मर्जी के 2 कंपाउंड्स निकालें और उनकी क्या करें? प्रैक्टिस करें। पहले उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, फिर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं, फिर उनका कंडेंस्ड फार्मूला, और एंड पे क्या बनाएं? इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 फार्मूले बड़ी तफसील के साथ पढ़ लिए। जी, तो बच्चों ये था एक इंतहाई आसान सा उन्वान जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दिखाने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए हम 4 फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। मैंने बड़ी तफसील से आपको ये समझाया है, इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।